अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मजीद वजन डालना चाहिए, उसमें मजीद स्ट्रेस होना चाहिए। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला वजीर आला का कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब होंगे। बलोचिस्तान में हमारा सीएम का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। KPK में स्पीकर की उम्मीदवार आकिबुल्लाह साहब को, वफाक में हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे। कोशिश होगी और बेहतरीन कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उमर अयूब खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बने। $28 बिलियन 3 माह के अंदर पाकिस्तान ने लोन की मद में लौटाने हैं। $1 बिलियन तक हमारे पास रिजर्व नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। इन्होंने फिर वही गैसों की मद में, पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में पाकिस्तानियों पे बम गिराने हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानियों, हफ्ते को 12 बजे दिन आपने खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, जमहूर के लिए, दस्तूर के लिए ऐसे निकलना है कि इनकी आंखें इसी तरह खुली की खुली रह जाए जिस तरह 8 फरवरी को अवाम ने अपने वोट की ताकत से इनके तमाम सियासी कंडों को सील कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ ने अपनी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान कर दिया। रहनुमा PTI गौहर खान ने कहा कि उमर अयूब को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। मियां असलम इकबाल को वज़ीर आला पंजाब नामजद किया गया है, जबकि बलोचिस्तान में वज़ीर आला के उम्मीदवार सालार खान होंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बानी PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इन जमातों में से किसी सूरत भी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। PTI की तरफ से हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बानी PTI का एक अहम बयान सामने आया। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर सैफ ने यह कहा कि बानी PTI ने कहा है कि अमेरिका, PTI के जो रहनुमा हैं उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को इंतखाबात पर मजीद सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। जिस तरह PTI को इंतखाबात से आउट किया गया, अमेरिका को मजीद सख्त आवाज़ उठानी चाहिए। नाज़रीन, इस बयान पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इंतखाबात से कब बानी PTI ने अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अब उसी अमेरिका से आवाज़ उठाने की भी उन्होंने दरख्वास्त की है। बानी PTI और उनकी जमात की हिकमत अमली के हवाले से आज हमारा एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा कि इंतखाबात के बाद PTI की हिकमत अमली कामयाबी मिलेगी या मुश्किलात बढ़ेंगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तैयारी में नज़र आ रही है, जिस तरह से उमर अयूब साहब का नाम बलूचिस्तान से भी उन्होंने CM का नाम दिया, पंजाब से भी और KP से भी। आपके ख्याल में ये जिस तरह की, और दूसरी तरफ वो एहतजाज की भी बात कर रहे हैं, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अपना मैंडेट जब तक वापस नहीं मिलता हम भरपूर अपोजिशन करेंगे। JUIF से भी उनकी मुलाकात तय है ज़राए के मुताबिक। इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली आप समझते हैं कामयाब है या आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी? देखें, उनकी KP में हुकूमत बन जानी है। फेडरल गवर्नमेंट में उनकी तरफ से जो गुफ्तगू हुई तो एक चैनल के रिपोर्टर ने खुद ख्वाहिश को खबर बनाया और कह दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत की। हालांकि बैरिस्टर गौर और सैफ दोनों ने कोई बात ऐसी नहीं की थी। उन्होंने जो बात की थी तमाम जमातों के लफ्ज़ उसके साथ ये था कि जो एहतजाज में शामिल हो रही हैं, और नाम लिया ANP का, JUI का, और उन्होंने तीसरी एक मेरे ज़हन से निकल गया, मतलब KP की ही पार्टियों के नाम लिए। नहीं वो मतलब उनसे उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे। फिर वो बलूचिस्तान की बात हुई, लेकिन किसी ने वो चला दी तो जाहिर है वो पीपल्स पार्टी को भी हुआ कि रेट हमारा भी बढ़ जाएगा। ये मैं रेट बढ़ने की बात कर रहा हूँ, मुआहिदा तोड़ने की बात कर रहा हूँ नून से। फटाफट शाजिया मरी से सवाल हुआ, वहाँ भी जवाब आ गया। फैसल करीम कुंडी ने वीडियो मैसेज दे दिया कि जी हमारी 6 रुकनी कमेटी बिल्कुल तैयार है, हमारे से बात कर लें। तो 1 घंटे के बाद मरवत साहब और ये आगे बैरिस्टर गौहर, और इन्होंने ज़ीरो कर दिया कि जी ये तीनों पार्टियों का तो हमने परसों भी नाम लिया था कि इनसे बात नहीं होगी। तो वो झाग की तरह बात भी बैठ गई और वो सोशल मीडिया पे जो सारी चीज़ें चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान वाली जो बात थी, ज़ाहिर है कभी वो कुछ थे, आज वो प्यारे हो गए क्योंकि सबके न्यारे होने हैं उसके अंदर। और मुलाकात के लिए पीपल्स पार्टी भी वहाँ जा रही है उनके पास, और वो भी जा रहे हैं वहाँ पे, PTI वाले लोग भी 5 रुकनी वफद लेके जा रहे हैं। खाना पीना भी होगा, मौलाना खूब आओ भगत करेंगे। जाहिर है कि खुशबू जो सूंघने जा रहे हैं वो चेक करके आएंगे कि जी कितनी के एहतजाज किया है। PTI का बिल्कुल ठीक नाम उन्होंने दिया वजीर आजम के लिए, एक सुलझा हुआ पार्लियामेंटेरियन, और अपनी पार्टी के साथ अब तक लायल हैं क्योंकि वो तमाम पार्टियों से घूम फिर के उमर अयूब
पीटीआई में अब तक टिके हुए हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते हम कि जो भी है उनको मार भी पड़ी। उस वक्त तस्वीरें भी आई थी 25 मई वाले दिन केपी से, हालांकि वहाँ पुलिस सारी उनकी अपनी थी सब जगह पे। बहरहाल एक अच्छा है कि हमारे लिए भी टॉक्स में कोई बातचीत के लिए रास्ता बन गया कि जी आज खान साहब ने कोई यू टर्न तो नहीं लिया, फलाना नहीं लिया, और पीपल्स पार्टी की भी खराबी हो गई। मौलाना का अलबत्ता ठीक सियासी तौर पे रेट बढ़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनको बलूचिस्तान की वजारत आला कुछ उनके अंदर के जो लोग नवाब असलम रईसानी वगैरह इसलिए तो नहीं गए कि वजीर बनना था या पीछे बैठना था। फिर गवर्नर केपी उनका मौजूद हैं, उनको रिटेन करना है, वजारतों की बात है, तो वो इसी तरह बढ़ेगी जब पीटीआई वहाँ पहुँचेगी और पॉलिटिकली उन्हें अपने लोगों को इत्मीनान भी दिलाना है। और पीटीआई के लिए ये होगा कि जी देखें, जहाँ सब हम कहते थे ना कि बातचीत नहीं करती, तो उन्हें अब वसूली तौर पे जाना पड़ गया। वो आफ्ताब शेरपाव जी तीसरे थे, आफ्ताब शेरपाव मुझे याद आ गया कि उनका नाम लिया था। लेकिन बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि उन्होंने कहा कि अमेरिका से, तो उस पर सवाल हमारे रिपोर्टर इमरान असगर ने किया था और कहा कि जनाब आप तो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब उन्होंने कहा नहीं, हमारा मकसद ये है कि वो और दबाव डाले, यानी पाकिस्तान की रियासत पे जहां से वो कहते हैं कि हमें निकाला गया वहीं से हमें वापस दिलवाओ हुकूमत अमेरिका के जरिए। ये एब्सोल्युटली नॉट के नारे को एक नई शक्ल दी गई है कि अब अमेरिकी मदद चाहिए। सही जी। अयाज साहब, आपके ख्याल में क्या कामयाब हिकमत अमली की तरफ गामजन है? और ये जो मौलाना साहब के साथ मुलाकात, ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। मौलाना ही थे जिन्होंने पीडीएम बनाई, नून लीग की हिमायत के लिए धरना दिया, और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी बहुत क्रिटिसाइज करते आए बानी पीटीआई, बड़े बड़े उन्होंने इनके अलकाबात और नाम भी दिए। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक कामयाब स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हम ये बारहा बात करते हैं, तमाम सियासी कुव्वतों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए इख्तलाफात भुलाकर। कामयाब नाकाम सेट की एक चेंज स्ट्रेटजी मुझे नज़र आ रही है आज इमरान खान साहब के हवाले से। देखिए ना, हम बात कर रहे थे कहाँ अली अमीन गंडापुर, और हम कह रहे थे कि डिज़ायर वो मज़ाहमत की सियासत की तरफ जा रहे हैं। अब एकदम से इतना बड़ा ये चेंज है। आप देखें ना, उमर अयूब को नॉमिनेट करना अपना कैंडिडेट एज प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब है ये तो चल रही हैं बातें। मेरे पास कोई ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बातें चल रही हैं कि राब्ते हो रहे हैं जेल में, इमरान खान साहब से भी राब्ते हो रहे हैं। कुछ ओपन हो जाते हैं, कुछ ज़ाहिर खुफिया रहते हैं। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जो राब्ता हुआ शुजात हुसैन और सालिक हुसैन का, और वजाहत भी थे उसमें, वो ओपन हो गया, कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी। कुछ राब्ते पर खुफिया भी होते हैं, वो चलते रहते हैं। मुझे लगता है कि उन राब्तों में कोई पेशरफ्त हुई है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा तज्जिया है या मेरा अंदाज़ा है कि इस तरह की, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है और इसमें इतना बड़ा एकदम से चेंज आपको नज़र आए ना, तो वो बिला वजह नहीं होता, वो कुछ राब्तों के नतीजे में होता है, और कुछ शायद यकीन दहानियाँ भी होती हैं। जैसे ओन चौधरी का आज वो वापस हो गया, जो नोटिफिकेशन जारी किया था इलेक्शन कमीशन ने, तो ये चीज़ें कुछ और अगर इस तरफ आपको मज़ीद को पेशरफ्त नज़र आ रही हो इन चीज़ों में, तो फिर आपको समझ आएगी कि यकीनन कहीं ना कहीं बात हो रही है। बाकी मौलाना फजलुर रहमान से उनका राब्ता करना, ये दुआ बिल्कुल वैसी है कि वो पेट फाड़ कर हम कौमी दौलत निकालेंगे और जो बाकी चीज़ें चलती रहती हैं सियासत में। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले पीटीआई का एक वफ्द गया था मौलाना के पास, लेकिन वो उस वक्त मोहम्मद अली दुरानी वो निगोशिएटर थे बीच में, वो रोल प्ले कर रहे थे। वो इन्होंने चूँकि वो मजाक उड़ाने के सेंस में इन्होंने कर दिया कि जी वो तो हमने बस नमाज पढ़ी और ये वो हो गया। दोनों पार्टियां उस पर स्टैंड नहीं कर सकी। वो अगर स्टैंड कर जाती तो शायद हालात इस हद तक ना होते फजलुर रहमान साहब के साथ। मुझे लग रहा है कि पीटीआई या इमरान खान, मुझे चीज़ जो पॉजिटिव इसमें लग रही है वो ये लग रही है कि वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सिस्टम में रह के ही अगर हम जद्दोजहद करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। और बाकी रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका से उन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर हमें हुकूमत दिलवा दें। बिल्कुल ठीक बात है, अमेरिका का जिस तरह के से रिएक्शन आया इस पे, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हैरत का इजहार किया गया है कि एक तरफ कह रहे हैं कि जी आप वो तहकीकात कराएं और दूसरी तरफ वो रिजल्ट्स मान भी रहे हैं। इस तरह नहीं होता, कोई क्लैरिटी के साथ अमेरिका को आना चाहिए ताकि पता चले वो चाह क्या रहे हैं। और कत्तन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका कह देगा कि जी पीटीआई को गवर्नमेंट दे दें और दे दी जाएगी, इस तरह से नहीं होगा। सही। फैसल साहब आप किस तरह से देख रहे हैं पीटीआई की हिकमत अमली? जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं, आपको वाकई वो तब्दीली लग रही है? इमरान खान बानी पीटीआई ये सोच रहे हैं कि सिस्टम में रहकर लड़ा जा सकता है, सिस्टम से बाहर रहकर नहीं?
सूरत हाल इतनी गुंजलक हो चुकी है कि ना किसी के पास अब हिकमत बची है, ना किसी के पास हिकमत अमली, दोनों चीज़ें नहीं है। अब तो सब जो है वो हवाओं के दोष पर है कि कौन किसको जो है वो कहाँ ले जाएगा। आमिर साहब की इस बात से तो बहरहाल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना रेट बढ़ाने के लिए उसने जो है ये सुर फूका होगा, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान के सियासतदानों में जरदारी से ज़्यादा जो है वो सियासत के जो दाव पेच होते हैं वो कोई नहीं समझता। तो कभी भी आसिफ जरदारी साहब जो है इन हालात में तो कम से कम ये कोशिश नहीं करेंगे कि वो पीटीआई के साथ मिल जाए, मुमकिन नहीं है कोशिश करें या वो, ये बात आमिर साहब की तो सही है। लेकिन बात यह है कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि फलानी जमात उससे मिल रही है, फलानी जमात उससे मिल रही है, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, इस वक्त पाकिस्तान जिस दोहराए से गुजर रहा है, आज जो गैस की कीमतों में आपने देखा होगा इजाफा हो गया, अब जो गर्मियां आने वाली हैं, जो गर्मियों के में जो बिजली का बिल आएगा, नहीं अभी पेट्रोल भी रात महंगा हो जाएगा, घरों में तबाह जी आज पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, फिर गर्मी आने वाली है, गर्मी में जो बिजली का बिल आएगा, गर्मी जो बिजली का बिल आएगा उसने जो है ना तबाही मचा देनी है, तबाही मचा देनी है। वो जो भी हुकूमत होगी, चाहे वो इमरान खान साहब की हो, जरदारी साहब की हो, शहबाज शरीफ साहब की हो, उसने वो कीमत जो है वो चुकानी है, उसको आप रोक नहीं सकते। जिसकी जेब से पैसा जा रहा है ना, उसको नहीं पता कि मुल्क के माशी हालात क्या हैं, हुकूमत सही बनी, गलत बनी, अच्छी बनी, उसने तो गाली देनी है। क्योंकि इंसान पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी की ज़राए आमदनी जो है उसमें इजाफा नहीं हो रहा, खराजात जो है उसके मुस्तकिल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और ख़त्म हो चुका है उसकी जो है कुव्वत खरीद मुकम्मल जो है वो जवाब दे चुकी है। इस वक्त जो रियासत को बचाना है तो भाई ये काम नहीं करोगे, फला उससे मिल रहा है, फला उससे नहीं मिल रहा, एहतजाज, इस वक्त सब बैठ जाओ, हुकूमत भी बैठ जाए और जमीनी हकायक को तस्लीम करे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ जाए, सारी सियासी जमातें बैठ जाए और ख्वाजा साद रफीक ने यही कहा है, कमरे से बाहर ना निकले, उस वक्त तक कमरे से बाहर ना निकले जब तक इस मुल्क को बचाने का, मुल्क के माशी मसाइल को हल करने का इनके पास कोई जो मिसाल जो उस पर दस्तखत ना कर दे हर आदमी। रियासत उस दस्तखत की जो है वो जमानत दे कि हाँ हम इस पे जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे, वो मिसाल जो है वो सारी सियासी जमातों का मंशूर बन जाए, कोई जरूरत नहीं अलग अलग मंशूर लाने के लिए। इस वक्त एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान को आप समझें, ये पाकिस्तान है तो हमारी चौधराहट है, ये पाकिस्तान है तो हमारा इक़्तिदार है, ये पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है। ये कमजोर हो रहा है तो हमारी चौधराहट भी कमजोर हो रही है, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है इस वक्त लोग अपनी जातों के जो है ना वो जातों की अना के जो है ना वो असीर हो चुके हैं। कोई अपनी जात से आगे, अपनी नाक से आगे जो है वो देखने को जो है ना वो तैयार नहीं है। इस वक्त छोड़ दें भाई, किससे माजी में क्या हुआ, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने क्या किया किसने ना किया, सब एक हो जाओ, कमरे में बंद हो जाओ और निकालो पाकिस्तान से। तय कर लो 1 हफ्ता लगे 10 दिन लगे, हम उस वक्त तक कमरे से बाहर नहीं आएंगे जब तक इस मुल्क को मसाइल से निकालने का तहरीरी मायदा निकल लेंगे। सारे मुल्क इतना बांझ मुल्क भी नहीं है ना, यहाँ भी 2-4 ज़हीन लोग तो होंगे ना इनके पास मुल्क को मसाइल से। ये हमारे सियासतदान तो चलो फारिग हैं, लेकिन इस मुल्क में बहरहाल अभी भी कुछ ना कुछ काबिलियत होगी ना लोगों में जो फार्मूला दे देंगे भाई पाकिस्तान को बचाने का। जी जी हाँ, माल बनाने की सबसे ज्यादा नहीं मिलता ना, इसके अलावा कोई काबिलियत नहीं है यहाँ। असल में ये जो तबका अशराफिया है ना, इतना जो उसने सलाहियतों का जो है ना कातिल है। सही है, उस तबका अशराफिया ने जो है ना सलाहियतों के आगे जो है ना बैरियर लगा दिए, उनकी रसाई जो है ना वो खत्म कर दी है। यार आमिर साहब बुरा नहीं मानना, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मजमूई बात कर रहा हूँ। तो ये जो आप साथ खालिद क्यूम साहब की बातें आपकी अच्छी लग रही हैं क्योंकि आप ड्रीम्स की गुफ्तगू कर रहे हैं तो कभी कभी सोच नहीं वो जो देखें आमिर जो बात कर रहे हैं ना साद रफीक वाली, जी जी, मेरे ख्याल में वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त आज साद रफीक की स्टेटमेंट कि आपको सबको शकूक है, आप कह रहे हैं जी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, तो आप एक तय कर लें, एक नेशनल गवर्नमेंट बना लें और ये तय कर रहे हैं जी 2 साल में हमने इलेक्शंस की तरफ जाना है। अच्छा, इसमें सबकी नाक भी बच जाएगी और आप मसाइल से निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं इस मुल्क को, वरना वो म्यूजिकल चेयर से आप बाहर नहीं निकल सकते। जी खालिद क्यूम साहब, जाहिर है ये तो एक अच्छा वो मैं एक छोटी सी बात कर लूं खालिद साहब से, अगर छोटी सी पहले कर लें। जी आमिर साहब, वो चौधरी परवेज इलाही के साथ मुलाकात की बात अयाज साहब ने चुके की, ये सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से थी जैसे चौधरी शुजात हुसैन हमेशा मिलते हैं और उसमें एक फिक्रा, वो भी चौथी दफ़ा, कि घर के अंदर के मसाइल की टेंशन कम होनी चाहिए। क्योंकि मुन्नस इलाही ने ट्वीट भी कर दिया कि इनको हर दफ़ा मुलाकात की मिल जाती है इजाज़त, भांजों को और फैमिली को एक दफ़ा मिलती है। वहाँ
ना कोई मुबारक सलामत हुई कि जी आप जीत गए हम हार गए। वहाँ जो चौधरी शुजात साहब बड़े के तौर पे गए थे, मिले हैं, खैर खैरियत हुई है, और यही कि फैमिली की टेंशन कम होनी चाहिए। वैसे बात ठीक है जी। खालिद क़य्यूम साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं पीटीआई की हिकमत? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई ने जो है वो लगता है कि माजी करीब की जो उनकी सियासत रही है, पार्लियामेंट से बाहर की सियासत, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और अब वो पार्लियामान के अंदर अपना जो रोल है अब वो अदा करना चाहते हैं, वहाँ सियासत करना चाहते हैं, और वहाँ अपनी स्पेस जो है वो सियासत के अंदर वो लेना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामान के अंदर सियासत के ज़रिए पीटीआई को स्पेस जो पार्लियामान से बाहर मिलने की कोई चांस नहीं है, कोई इम्कान नहीं है, अब वो पार्लियामान के अंदर से मिल सकती है। और ये जो उम्मीदवारों का, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का जो ऐलान किया गया है पीटीआई की तरफ से, वज़राए आला के इंतखाब के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, ये भी दरअसल एक मौसर और संजीदा अपोजिशन के लिए पार्लियामान के अंदर एक जो है ये एक तरीक़ाकार जो है इससे गुजरना पड़ता है, इस अमल से गुजरना पड़ता है। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि जो बात यहाँ पहले हो रही थी कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको कम अज़ कम जो इकनॉमिक एजेंडा है, जो मुआशी एजेंडा है, उस पर मैं समझता हूँ कि जो इत्तफाक करना होगा। और ये भी हम तो करते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होते हैं तो वो भी जिस तरह उन्होंने 2018 में बतौर अपोजिशन लीडर पार्लियामान के अंदर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, एक बार फिर बतौर वज़ीर आज़म वो पार्लियामान के फ्लोर पर जो है तमाम सियासी जमातों को एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो है वो दावत देंगे, और इस हवाले से बाकी जमातें जो हैं वो भी आगे जो हैं वो बढ़ सकती हैं। और जो कौमी हुकूमत की बात हुई, कौमी हुकूमत की जो बात अय्याज साहब ने की और ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से जो बात हुई, मैं समझता हूँ कि इसी तरह के ख्यालात का इजहार चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर साबिक सदर पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी ने भी की, और पीटीआई का नाम लेकर की कि पीटीआई को भी जो है वो इस अमल में शरीक जो है वो होना चाहिए। और इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसने अपनी मुज़ाकरात की बातचीत की जो विंडो है उसको तमाम पीटीआई समेत तमाम जमातों के लिए जो है वो ओपन रखा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी सियासी एक स्ट्रेटजी है उनकी, और ये इस तरह जो है मामला जो है किसी वक्त भी आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी तय है अगर किसी के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो दोबारा अवान सदर के मुकीम होंगे, और इस पर किसी को शक भी नहीं है। और इसी वजह से जो कीमत की रेट बढ़ाने की बात की जा रही थी, इसमें मौलाना फजलुर रहमान भी चाहते हैं, जाहिर है उनके लिए एक दचका है कि अवान सदर के वो मुकीम नहीं बन सकेंगे। वो कहते हैं कि हमें ठीक है अवान सदर नहीं मिलता तो बलूचिस्तान की जिस तरह राणा साहब ने फरमाया वहाँ की वजारत आला जो है वो हमें दे दी जाए, लेकिन रेट तो देखिए उसी को ही लगेगा, ज्यादा रेट तो उसी के बढ़ेगा जिसके पास पार्लियामानी कुव्वत ज्यादा होगी। ठीक है, बिल्कुल जी। इलियास साहब, जाहिर है इस वक्त बातें हो रही हैं कौमी हुकूमत की होनी चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए मुल्क को, कौम के लिए जो उसके मुफाद में हो, लेकिन इस वक्त जब इंडिविजुअली तमाम सियासी जमातों की स्ट्रेटजी पे बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है वो तादाद में इस वक्त ज़्यादा है, जाहिर अकेले तो पोजीशन बनाने में कोई सियासी जमात इस वक्त काबिल नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटजी इस वक्त बानी पीटीआई के जरिए आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात, आपके ख्याल में ये हिकमत अमली दुरुस्त है? देखिए जी, जो हिकमत अमली जो बना रहे हैं, स्ट्रेटजी वगैरह बना रहे हैं, पीटीआई की जानब से कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के लिए अपना वो इस तरह कर सकें, कुछ इस तरह ले सकें जमहूरी निज़ाम में, वो एक सिस्टम में शामिल हो सकें। जिस तरह खालिद क़य्यूम साहब कह रहे थे कि वो उन्होंने बाहर रह के एहतजाज करके असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के देख लिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला, और उन्हें ये जो आजकल जो भी सारी सिस्टम जो भी उनके साथ हो रहा है
वो सारा उनके असम्बलियों से, पार्लियामान से निकलने की वजह से हुआ था। लेकिन अब वो इस सिस्टम से, तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए वो रहना चाहते हैं कि इस सिस्टम में रहें और रह के इनका मुकाबला कर सकें। अगरचे वो सिस्टम ज़्यादा हैं, उनकी सीटें नशिस्तें, लेकिन वो देख रहे हैं कि अब जो गवर्नमेंट जो बनाने जा रहे हैं दूसरी सियासी जमातें, उन्होंने सब ने मिलकर कट कर लिया है। अगरचे उनमें से कुछ नाराज़ भी हैं, वो ले दे के आपस में मामला तय कर रहे हैं। और देख लें वो जिसका जो भी हो रहा है, जिसका समझौता हो रहा है तो उससे चल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज मुलाकात करेंगे, जाहिर है कुछ ना उनको कुछ मिल जाएगा, नहीं वरना तो ये कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से बातचीत करके सिस्टम को चलाया जाए। सारी सियासी जमातों को इस टाइम एक दायरे में लाया जा रहा है कि ये जो सिस्टम है, इलेक्शन हो गया, ये सब एहतजाज कर रहे थे कि जो जमातें कर रही थी कि जी बिल्कुल इनके साथ इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, तो लेकिन वो अब ये देख रही हैं कि तमाम जमातें आपस में सिस्टम में लाया जा रहा है उनको, ताकि ये सिस्टम को चलाया जाए, असम्बली के बिजनेस को चलाया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं चलेगा तो मुल्क की इकॉनमी नहीं चलेगी। मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए इसको बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस 5 साल से जिस तरह इकॉनमी का हाल हुआ है, आम आदमी का जो हाल हुआ है वो देखने लाया जाए, तमाम सियासी जमातों के मामलात आगे चले। इसी के साथ हमारी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा सवाल, तकसीम शुदा मैंडेट इत्तेहादी हुकूमत के लिए चैलेंजेस से निपटना कितना बड़ा इम्तिहान होगा, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नई गवर्नमेंट से आपको क्या उम्मीदें और तवक्कुआत हैं? सर ज़ीरो तवक्कुआत और ज़ीरो उम्मीद है। माय गॉड, ये तो 2 ज़ीरो हो गए। नहीं, 2 ज़ीरो नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं। एज ए पाकिस्तानी आपको क्या उम्मीद है आने वाले हालात? आने वाला हालात हो सकता है इससे बदतर हो, जो पिछले 1 साल या 1.5 साल चली है गवर्नमेंट, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो नई गवर्नमेंट बन रही है ये हो सकता है 2 साल या 2.5 साल में मुश्किल चले। अवामी गवर्नमेंट बने तो बेस्ट है, ठीक है, लेकिन नज़र नहीं आ रही कि अवामी या अवाम की जो अमंगे हैं उसके मुताबिक गवर्नमेंट बन रही है। मरियम नवाज साहबा सीएम बनने जा रही हैं, जो कि पंजाब की पहली हाँ, उसके लिहाज, लेकिन आई लाइक शहबाज शरीफ बेटर देन मरियम नवाज। नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत में कई जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान हो चुका है। ओहदों की तकसीम के हवाले से मुशावरत भी जारी है, लेकिन मसाइल का एक अंबार है जिसका मुमकिन इत्तेहादी हुकूमत को सामना होगा। नई हुकूमत के लिए मुआशी इस्लाहात और आवाम को रिलीफ देना दोनों एक साथ आसान नहीं है, और इसकी वजह से मुआशी बदहाली और IMF की कड़ी शराइत हैं। आज भी IMF की शर्त पर गैस 65% महंगी कर दी गई, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। मजीद सख्त फैसलों का मतलब आवाम पर मजीद बोझ होगा, जिसका नतीजा आवाम के गमों गुस्से में निकल सकता है। तो दूसरी तरफ इत्तेहाद की बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत को सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में सियासी चैलेंजेस का भी सामना होगा। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ की, चूँकि तकसीम शुदा मैंडेट है, इत्तेहादी हुकूमत, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस, खासतौर पर जिसका हम पहले खालिद क़य्यूम साहब भी जिक्र कर रहे थे, दीगर एक्सपर्ट्स भी मईशत को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो क्या आपको लगता है इन चैलेंजेस से निपटना आसान होगा इस हुकूमत को? देखिए, वो जो अभी आपने चंद लोगों की गुफ्तगू सुनवाई, ये ओवरऑल लोगों में ये तशवीश पाई जा रही है कि वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस तरह की गवर्नमेंट डिलीवर कर सकती है। वो जो वोटिंग, जब पोलिंग हो रही थी उस दौरान जब नवाज शरीफ साहब गए थे, तो उन्होंने ठीक कहा था कि किसी को मैंडेट मिलना चाहिए, सादा एक्सरियत मिलनी चाहिए किसी जमात को। वो अब चूँकि बदकिस्मती से नहीं मिल सकी, उसकी वजह से मसाइल, और फिर लोगों ने 16 माह की कारकर्दगी देखी हुई है किसी तरह की एक मखलूत हुकूमत की, इसलिए लोग और ज़्यादा डरे हुए हैं कि उसी तरह का फॉर्मूला बनने जा रहा है ना, बल्कि उससे भी वर्स्ट बनने जा रहा है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बाहर बैठी रहेगी, वो वजारतें भी नहीं लेगी। आप इससे अंदाज़ा करें कि इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अपनी बका ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो ये नहीं सोचती कि जी ठीक है, आप सुन रही होती है ना कि अपोजिशन में बैठ के जी वो बड़े फार्मूले हैं हमारे पास, हमारी हुकूमत आएगी तो आप देखिएगा हम क्या करते हैं। वो फार्मूला कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता। जो कैंपेन कर रही थी PMLN कायद के आने से पहले कि जी वो आएंगे और उनके पास हर चीज़ का हल मौजूद है, हालांकि कख नहीं था उनके पास। मज़े की बात यह है, लेकिन वो लोगों को एक उम्मीद दिला रहे थे। वो उम्मीद इस तरह से लोग उस पर यकीन नहीं करते। लोगों को यकीन उस वक्त आएगा जब उनको लगेगा कोई स्टेबल गवर्नमेंट आ रही, क्योंकि लोगों के लिए इस वक्त, पहले तो बिजली के बिल ही मान नहीं थे ना, अब तो गैस के बिलों ने लोगों की चीखें निकलवाई हुई हैं। जो हालात हो रहे हैं, गैस के ये SNGPL के दफातर के पे हमले हो रहे हैं, तो लोगों का जीना यकीनन इतना मुश्किल हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये को आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ लेके आएंगे। इस मुल्क को अब सिर्फ एक ही सूरत में बचाया जा सकता है
कि कोई डॉलरों का अंबार यहाँ लगा दे कि जी ये ले ये पड़े में, वरना इन हालात में मेरे ख्याल लोगों के लिए ज़िंदगी और मुश्किल होती जाएगी। और मुझे ये ख़तरा है, अल्लाह ना करे कि लोगों का जमहूरियत पर से एतमाद ही उठ जाए। जी आमिर साहब, इशू ये है जी कि लीडरशिप पे लोगों का यानी दुनिया का ट्रस्ट होता है। नवाज शरीफ होते, जैसे कहा गया था कि उनके पास 100 से 110 सीटें आ रही हैं और 70-80 तक महदूद किया जाएगा, तो मैंडेट महदूद हो गया तो काम भी फंस गया पाकिस्तान का। ये होता है मसला सारे का सारा। यहाँ पे विरासत जरदारी की गिन लो, भुट्टो की गिन लो, शरीफ की गिन लो, फील्ड मार्शल का पोता अगर नामजद हो जाए तो वो वाह है। मतलब हमारे यहाँ तो यही चलता है ना कि जी इधर की बातें सारी ठीक है, उधर की सारी बातें गलत है, चाहे जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, कि वहाँ पे कोई विरासत नहीं है, वहाँ पे यही है कि जी सब कुछ वो जो कह दें। यहाँ से मुराद जब मैं बात करता हूँ तो सारे मीडिया की करता हूँ। आपको पता है जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने की बात की, वाह वाह, फिर जब तोड़ दी वाह वाह, कौमी असम्बली से बाहर निकल गए वाह वाह। आज इलियास साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, हम यही बात कर रहे थे कि भाई अब वो पार्लिमान में सियासत करना चाहते हैं, वाह वाह। ये खालिद साहब कमाल हो गया, आप सारे उल्टे काम करते जाएं, वाह वाह। ये नहीं, इलियास साहब ने पार्लिमान की बात जो मैंने सुनी, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि उन्होंने कही कि वो अच्छी बात, और मैंने खुद भी जब स्टार्ट का पेपर हुआ मैंने भी यही बात की थी कि वो कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं हम पुरसकून करेंगे मुजाहिरे भी, पाकिस्तान का झंडा लेके, और सारे पाकिस्तान में निकलेंगे। ये राइट है ना, जमहूरियत में यही कुछ होता है कि आप मुजाहिरा करें, बात करें, अपनी बात के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। लेकिन जहां हम कौमी हुकूमत की बात सोचते हैं या ये चीजें कि ये किसी के बस में नहीं है, ये जिसने भी हुकूमत लेनी है, शहबाज शरीफ आ रहे हैं, सुबह भी मेरी बात हुई है, ये कोई आसान काम नहीं है कि जिस तरह की ये करके जा रहे हैं। ये वो शर्तें हैं जो कबल अज वक्त हैं, जो आपको नया प्रोग्राम लेना है $6 बिलियन का, उससे पहले जो आखिरी किस्त लेनी है पिछले मुआहदे की, ये उसकी कीमतें हैं। वो कहते हैं आप जितने की ले रहे हैं उतने की बेच दें, जो कर्जे आपने उतारने हैं उसके लिए टैक्स लगाएं। वो आता है पेट्रोल के ऊपर, वो सब चीजों के ऊपर। तो आउट ऑफ द बॉक्स तो आपके पास 2-3 साल के बाद आज आप करेंगे कि इन्वेस्टमेंट और माहौल हो। यहाँ पे जब आपके पास माहौल ही नहीं होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो माहौल के लिए दुनिया जो पैसे लगाने की सोच रही है, SIFC आपने बनाई है इसी काम के लिए, तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे? हम हैं एक अलमिया में, मतलब वो जिस तरह फैसल साहब ड्रीम देख रहे थे ना कि अल्लाह करे कि ये हो जाए, सारे अल्लाह से तो सारों को उम्मीद है, लेकिन बंदा कुछ ना करे, ये कोई बात है? भला अल्लाह ने तो सारे रास्ते दिए हैं, आंखें भी बता दी हैं, पढ़ने के लिए भी बता दिया है, लेकिन नहीं, चूंकि मैं नहीं हूं लिहाजा दूसरा भी नहीं हो सकता। आमिर, अगर आप बात हो ना शहबाज साहब से, उन्हें कहिए कि स्टार्ट अपने अखराजात, गवर्नमेंट के अखराजात कम करने से शुरू करें, लोगों का एतमाद कुछ बहाल होगा। फैसल साहब जरूर। ये बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ये जो एयाज साहब ने बात की, मैं भी इधर से शुरू करना चाह रहा था कि हुकूमत किसी की भी आए, अगर लोगों को आपने एतबार करना है तो पहले अपनी ज़ात से करना होगा। असल में हुकूमत अगर नून लीग की आती है तो नून लीग को एक बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि प्रोपेगेंडा ब्रिगेड जो है उसका इस्तकबाल करने के लिए पहले से जो है वो मौजूद होगी। अब उस प्रोपेगेंडा ब्रिगेड का जो है आपने मुकाबला कैसे करना है, उसका मुकाबला करने के लिए जो है वो आपने अपने अमल से ही जो है उसका जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। अभी इब्तिदाई खबरें क्या आ रही हैं कि 25 से 30 रुकनी जो है वो कैबिनेट हो। भाई क्या जरूरत है 25 से 30 रुकनी कैबिनेट बनाने की? क्या जरूरत है कि इत्यादि जमातों को ज्यादा वजारतें देने की? अब सही कह रहे हैं सर, इससे बड़ी हो जाएगी। अब जब आप ये काम करेंगे और बिल आएगा, ये बात सही है आमिर साहब की, मैं इस बात में मुत्तफिक हूँ। तो मसला क्या है? मसला ये कि ये सौदेबाजी किसकी हो रही है? मेरी और हुकूमत की नहीं हो रही, आम आदमी की। ये सियासतदान आपस में सौदेबाजी कर रहे हैं ना, तो वो जो सौदेबाजी कर रहे हैं वो मेरे लिए नहीं कर रहे, आपके लिए नहीं कर रहे, कौम के लिए नहीं कर रहे, मुल्क अपनी जात के लिए कर रहे हैं। ऐसे तो ये इक़्तिदार की जो लोग हैं, तो वो जो अपने अमल से जो साबित करते हैं, वो नफरत की जो है जन्मगाह है, पहली जन्मगाह जो लोगों के जहनों में पैदा होती है, उनका ये अमल जो है पैदा होता है। भाई पहले इसको खत्म करो। इस मुल्क में हर इंसान को इस बात का पता है कि मुल्क के माशी हालात खराब है, लेकिन जब वो आपको एक लग्जरी लाइफ में देखता है, एक लग्जरी स्टाइल में देखता है, तो फिर वो बोलता है भाई क्या जिंदगी सिर्फ तुम लोगों के लिए है, इस जिंदगी पे हमारा हक नहीं है, गुर्बत के हमारे नसीब में जो है गुर्बत लिख दी गई है। तो भाई आपको अपने अमल से जो है ना वो साबित करना पड़ेगा। अगर आप अपने अमल से साबित कर देंगे तो इस बदतरीन बुरान से भी जो निकाल सकेंगे। और आखिरी बात ये कि खुदा के वास्ते अब आप हुकूमत में आने वाले हैं, अब तो कोई प्लान दे दो कि हम ये काम करेंगे। आज तक की तारीख में कहीं से कोई प्लान नहीं आया है। ठीक, सही है, प्लान की तो नहीं, असल में अपने प्लान है इनके सबके जाती। बहरहाल ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल होगा। खालिद क़य्यूम साहब, इलियास साहब हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें इत्तेहादी हुकूमत, बड़े मसाइल, बड़े चैलेंजेस, क्या कितना बड़ा इम्तहान होगा खालिद क़य्यूम साहब इत्तेहादी हुकूमत को इन चैलेंजेस से निपटना? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है, जिसके सरबराही जो है वो नून लीग के पास होगी, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा इम्तहान जो है वो नून लीग के लिए होगा। और चूँकि बड़ी पार्टी के तौर पर वो उभर कर ये जमात सामने आई है और वज़ीर आज़म का ओहदा जो है वो इत्तेहादी जमातें जो हैं वो उनको दे रही हैं, तो इस हवाले से उनका जो किरदार है और दूसरी पार्टियों को साथ लेकर चलना जो है वो सबसे ज़्यादा नून लीग के लिए ज़रूरी होगा। और नून लीग के लिए ये भी ज़रूरी होगा कि जिस तरह के ख़तरात इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, इक़्तिसादी महाज पर इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि नून लीग को दिल बड़ा करने की ज़रूरत है और सियासी जमातों को जितनी उनकी स्पेस बनती है वो नून लीग को देना पड़ेगी, अगर साथ लेकर तमाम चाहते हैं कि वो जमातों को चलें। और नून लीग को मैं आपको बताऊँ कि PTI से ख़तरा नहीं है, दूसरी अपोजिशन में जो पार्लियामेंट से बाहर जमाते हैं इलेक्शन में हारी हैं उनसे खतरा नहीं है। नून लीग की हुकूमत को अगर खतरात होंगे तो सबसे ज्यादा महंगाई से होंगे, बेरोजगारी से होंगे, बिजली के बिलों से होंगे, गैस के बिलों से होंगे, और IMF के साथ जो $6 अरब का नया मुआहदा होने जा रहा है उनकी शराइत से होंगे। तो इस तरह जो पीपल्स पार्टी के साथ भी एक डेड लॉक नजर आ रहा है हुकूमत में शामिल होने के हवाले से, उसकी भी बुनियाद और बेस ये है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि उन्हें पंजाब के अंदर जो है पावर शेयरिंग में उनको शेयर दिया जाए और सिर्फ वजारतें ही ना दी जाएं, गैर फाल वजारतें ना दी जाएं, बल्कि उनको भी जो है वो सही मायनों में बाख्तियार हुकूमत का हिस्सा जो है कमाई वाली वजारतें। एक छोटी सी बात इसमें ये पीपल्स पार्टी वाली बात पे, आज मेरे बखर जिले के तहसील कलूर कोट से, जिसका टिकर अभी चल रहा है स्क्रीन पे, अमीर मोहम्मद खान, वो पीपल्स पार्टी में गए हैं और वहां पे रशीद अकबर नवानी आजाद जीते हैं, उनके साथ 2-3 MPA और हैं, उन पे भी बात हो रही है। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि अब पंजाब में कुछ हिस्सा बढ़ाए, लेकिन नून की चूंकि क्लैरिटी है ना कि वहां पे नहीं है, एडजस्ट वो करेंगे लेकिन उतना ही जितना खालिद क़य्यूम साहब समझ चुके। इलियास साहब, अरे इलियास साहब को तो बोलने देना यार, इलियास साहब के टाइम में हमेशा जो सबसे बड़ा चैलेंज जो सब यही कह रहे हैं इक़्तिसादी तौर पर, तो ये इसके लिए जो करना पड़ेगा इनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हैं अपने इत्तेहादियों को मिलाएं। 17 माह की जो गवर्नमेंट थी जिसकी वजह से इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इनकी साख को नुकसान पहुंचा, उसको अब चेंज करें और स्ट्रैटेजी ऐसे बनाएं, सबको मिलकर बैठा के चलाएं कि इसमें इन्होंने किस तरह कफायत शहरी के साथ काम करना है और किस तरह इकॉनमी को चलाने के लिए, मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए इकदाम करने हैं, खासतौर पर IMF के साथ मुआहदे करने हैं, और बल्कि मुल्क में ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि मुल्क की इकॉनमी का पहिया जो अरसा दराज से 5-6 साल से रुका हुआ है, जिसे आपकी इकॉनमी स्क्वीज कर गई, आपका GDP की ग्रोथ रुक गई है, आपकी GDP की सुकड़ गई, लोगों की पर कैपिटा इनकम कम हुई है, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, उन लोगों को रिलीफ देने के लिए किस तरह के इकदाम किए जाएं और किस तरह से की रेगुलेटरी अथॉरिटीज होनी चाहिए जो हैं मुल्क में और चीजों को कंट्रोल करें। हो गया, आपसे शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह।